गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं कि तैयारी आपकी ठीक चल रही होगी, रेगुलर आप पढ़ रहे होंगे। देखिए, लास्ट टर्म पे हमने जो आपको पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 4 में जब आपको वीडियो दिया गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दिया गया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको के साथ डिस्कस किया जाएगा वो है solubility of gases in liquid। solubility of gases in liquid जरा ध्यान से पढ़ेंगे। हर एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है, चाहे नीट हो, आईआईटी हो या 12th के ऑब्जेक्टिव्स हो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टॉपिक पर जरूर बनता है। आज आप अपने छोटी सी वीडियो में इसके सारे पॉइंट क्लियर कीजिएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक लिक्विड है, ये वाटर ले लीजिएगा आप, देखिएगा ये हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है ना। एक लिक्विड लिया हमने और लिक्विड में आप वाटर ले सकते हैं, और लिक्विड आपको कितना लेना है ये जरूर ध्यान रखना है। हमें लिक्विड लेना है बेटा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम लेना है। 1 यूनिट वॉल्यूम यानी कि आप 1000 ml ले सकते हैं या 1 लीटर ले सकते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं। अब आपने कोई गैस इसमें डिसॉल्व करनी है तो याद रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए कोई गैस आपको इसमें डिसॉल्व करनी है तो जो गैस लेंगे आप सीसी में लेंगे, सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। यानी कि द गैस डिसॉल्व इन सीसी, द गैस डिसॉल्व इन सीसी in unit volume of a liquid, in unit volume of a liquid is known as solubility of gas in a liquid। एक बार फिर समझेंगे। any gas at a particular temperature, any gas at a particular temperature in cc। particular temperature का मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बच्चों कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर आप लोग कांस्टेंट लेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहीं पर, इनको ध्यान रखेंगे। यानी कि टेम्परेचर कैसा लेंगे आप लोग, कांस्टेंट लेंगे। दोबारा फिर समझिए कि एनी गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर एट ए कांस्टेंट और पार्टिकुलर टेम्परेचर डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक पॉइंट फिर आ गया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, इसको जो हम डिफाइंड कर सकते हैं, इसको जो हम डिफाइंड करेंगे, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बात क्लियर। देखिए ध्यान से, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। बात क्लियर, अब समझ में आता है आपको। तो देखिए 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों जो पहला फैक्टर्स होता है वो होता है नेचर ऑफ द गैस। क्या? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ गैसेस होती हैं जैसे लाइक H2, लाइक O2, लाइक N2, लाइक Cl2 एक्सेट्रा। दीज गैसेस आर हाईली सोल्यूबल इन लिक्विड। ये गैसेस सोल्यूबल हो जाती हैं लिक्विड में। और कुछ गैसेस ऐसी होती है बच्चों जैसे कि NH3 ले सकते हैं हम, जैसे कि हम NH3 के साथ साथ बच्चों हम ले सकते हैं HCl ले सकते हैं, जैसे CO2 ले सकते हैं।
आई बात समझ? ये बिल्कुल पहले से भी ज्यादा हाईली सॉल्युबल होती हैं। देखिएगा ये गैसेस तो होती हैं सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन लिक्विड, सॉल्युबल इन लिक्विड, और कुछ गैसेस होती हैं जैसे लाइक HCl ले सकते हैं आप NH3 ले सकते हैं, आप CO2 ले सकते हैं। ये गैसेस होती हैं हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल का मतलब ये गैसेस जो होती हैं बेटा, ये सॉल्वेंट के साथ, किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन कर लेती हैं। तो दीज गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड एंड दीज गैसेस आर आल्सो सॉल्युबल इन लिक्विड। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो डिपेंड किस पर करते हैं बच्चों? नेचर ऑफ गैस पर एंड सॉल्वेंट पर। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, greater the solubility of gases in liquid dissolve in water, any liquid में dissolve हो सकते हैं, यानी कि the greater solubility of gases is due to the reaction with the solvent। यानी क्या मतलब होता है कि ये जो गैसेस होती हैं ये तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, सॉल्युबल होती हैं, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल होती हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती है, यानी कि नेचर ऐसी होनी चाहिए गैसेस की कि जो सॉल्वेंट के साथ यानी लिक्विड के साथ रिएक्शन कर लेती हैं वो हाईली सॉल्युबल होती हैं, और जो रिएक्शन नहीं करती वो सॉल्युबल तो होती हैं लेकिन ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इनकी होती है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। बात क्लियर होगी? अब हम दूसरा इफेक्ट बताते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या बच्चों? नंबर 2 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम कह सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इवॉल्व होती है, तो उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में हम गैस को ट्रांसफर करते हैं तो दूसरा सिलेंडर को ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है। टेम्परेचर ठंडा होने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, बात क्लियर बच्चों? तो यानी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ में आती है बच्चों? तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहला solubility of gases in liquid, कि solubility of gases in liquid in cubic centimeter at a constant temperature in unit volume of liquid, यानी कि any gas soluble in cubic centimeter at a particular temperature in unit volume of gas। पहली बात ये। दूसरी बात कि solubility of gases को हम डिफाइंड कर सकते हैं in terms of molarity एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। दूसरी बात कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैसेस एंड सॉल्वेंट, यानी गैसेस कैसी होनी चाहिए? H2O2 N2 Cl2 सॉल्युबल इन लिक्विड होते हैं, बट HCl NH3 CO2 are highly soluble in liquid, क्यों बच्चों? क्योंकि ये रिएक्शंस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती है, हाईली सॉल्युबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि नेचर कैसी होनी चाहिए? नेचर ऐसी होनी चाहिए गैस की कि जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर ले वो हाईली सॉल्युबल होती है। दूसरा इफेक्ट आया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट तीसरा फैक्टर पढ़ाते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों,
कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जो स्टडी किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पर, इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर को स्टडी किया वो एक साइंटिस्ट थे हेनरी। क्या थे बच्चों? हेनरी। तो इसको हम हेनरी लॉ की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? देखिए ध्यान से समझिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसको हम हेनरी लॉ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेनरी लॉ। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये देखा गया है। तो देखिए कैसे इसको हम स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिएगा आप कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे, तो गैस का जो मास है, गैस का जो मास लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मास गैस का लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डिफाइंड एज, इज डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट हेनरी। किसने डिफाइंड किया था इसको? हेनरी ने बच्चों डिफाइंड किया था। यानी कि द इफेक्ट ऑफ pressure on the solubility of a gases in liquid was studied by in 1803। सबसे पहले इसको हेनरी ने 1803 में स्टडीड किया था। कैसे, क्या बोला था? यानी गैस का मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है। यानी कि जितना प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे उतना गैस का मास उसमें डिसॉल्व होता चला जाएगा। यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इंटू पी, k इंटू पी। m क्या है? m है बच्चों मास ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या है? p क्या है? प्रेशर, प्रेशर कितना आप इंक्रीज कर रहे हैं। k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यानी कि इसको हम हेनरी कांस्टेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हेनरी कांस्टेंट। तो एक बार फिर समझिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। देखिए द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बाय साइंटिस्ट हेनरी इन 1803। उन्होंने कहा था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो ज्यादा से ज्यादा गैस का मास लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल भी है, आपने देखा होगा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है तो उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बोनेटेड बेवरेजेस में हम समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है कि जितना ज्यादा प्रेशर हम इंक्रीज रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में उतना ज्यादा डिसॉल्व रहेगी। आई बात समझ में? आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही प्रेशर रिलीज हो जाता है, अगर हम उसको आफ्टर कुछ ओवर्स यूज करें तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि गैस का प्रेशर रिलीज हो गया और गैस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, जो हेनरीज लॉ है, इस हेनरी लॉ को हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या बच्चों? अभी कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को लिक्विड में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए सॉल्युबिलिटी को हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन समझते हैं, यानी कि x जो है XA वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के PA के, और XA इक्वल्स टू K डैश इंटू PA। ए कोई भी हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो देखिए यहां से XA इक्वल्स टू KH इंटू PA। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। X क्या बेटा? XA इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन। और KH क्या बच्चों? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो दोबारा फिर समझिए, हम लोग कह सकते हैं कि हेनरी लॉ में आल्सो बी डिफाइंड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas, directly proportional to the pressure of the gas dissolve in a liquid। तो देखिए ध्यान से कि जब हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड। बात क्लियर? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी KH इज आल्सो नोन एज हेनरी कांस्टेंट। तो मैं समझता हूं कि दोनों की दोनों डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे हेनरीज लॉ की। दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो आपको दोनों ही करनी पड़ेगी। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हेनरीज लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। हेनरीज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन होगी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली कंडीशन होती है कि लो प्रेशर का मतलब क्या हो गया, और हाई टेम्परेचर, दोनों को एक साथ समझिए। अगर लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर तो क्या होगा, गैस जो होगी वो बिहेव एज ए आइडियल गैस। तो हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या होती है कि द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। प्रेशर and temperature should be high and gases behave as ideal gas। क्या बच्चों? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? दूसरी कंडीशन होती है द गैसेस शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड, कि गैसेस को कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए लिक्विड के साथ, यानी गैस लिक्विड के साथ कोई कंपाउंड ना बनाती हो। बात समझ में आ गई? तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। एक तो पहली क्या कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। दूसरी कि जो गैसेस हैं वो कोई कंपाउंड ना बनाती हो, किसके साथ बच्चों? सॉल्वेंट के साथ कोई कंपाउंड ना बनाती हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। पहला बच्चों प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब क्या होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड के अंदर हाई प्रेशर पर स्टोर रखते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिसॉल्व हो सके। बच्चों बात क्लियर हो गई? और दूसरा पॉइंट है बच्चों इन डीप सी डाइविंग यानी कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, उनकी कमर पर एक सिलेंडर लगा होता है, उसमें हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर स्टोर होता है बच्चों। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर स्टोर होता है, तो कि जब सांस लेते हैं वो तो हाई प्रेशर पर वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और हमें काफी लंबे समय तक सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि डीप सी डाइवर्स डिपेंड अपॉन compressed air for their oxygen supply. According to Henry law, solubility of gas increases with pressure. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा होता है इन द फंक्शन ऑफ लंग, कि फंक्शन ऑफ लंग में भी हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन एप्लीकेबल होते हैं। कैसे? कि जब हम किसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर पर इनहेल करें तो बहुत देर तक हमें ब्रीथ करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर काफी अमाउंट में डिसॉल्व हो जाती है। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो हाई अल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं, तो उनको सांस लेने में ऊपर दिक्कत होती है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। तो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व कम होगी, तो इसलिए हाई प्रेशर का होना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाए बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो पहला इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और एक इफेक्ट ऑफ पढ़ाया हमने इफेक्ट ऑफ आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक बार फिर हम इसको समराइज कर देते हैं बच्चों, क्या कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड है, यानी कि एनी गैस डिसॉल्व इन क्यूबिक सेंटीमीटर
at a particular temperature in unit volume of liquid is known as solubility of gases in liquid. Solubility of gases in liquid expressed in terms of molarity and in terms of mole fraction. बात क्लियर? तो देखिए फिर नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इफेक्ट ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो जो गैस होती है, जो सॉल्यूबल होती है, लाइक H2O2 N2 सॉल्यूबल होती है किसमें बच्चों? लिक्विड में सॉल्यूबल होती है, लेकिन जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, उसके साथ कंबाइंड हो जाती हैं, वो हाईली सॉल्यूबल होती हैं, जैसे HCl होती है, जैसे NH3 होती है, आई बात समझ में, जैसे CO2 होती है। क्लियर? तो दूसरा इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट इवॉल्व होती है, और एक्सोथर्मिक प्रेशर के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। तीसरा है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। एक साइंटिस्ट हेनरी ने 1803 में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस पर स्टडी किया। कैसे? कि गैसेस का मास ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते रहे, यानी कि m डॉटली प्रोपोर्शनल टू p। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k लगाएंगे, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नोन एज हेनरी कांस्टेंट। दूसरी बात कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि x प्रोपोर्शनल टू p, या लिख सकते हैं xa प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि जितना भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। बात क्लियर हो गई? तो मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 1000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं तो फिर हमारा ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाता है, और फिर हमारी प्लानिंग ये है कि एवरी नाइट शाम को 8 से लेकर 9 बजे तक, यानी कि रात को 8 से लेकर 9 बजे तक आपको रेगुलर ऑनलाइन 1 आवर की क्लास देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग गेन कर सकें। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।